तो आज हम इन स्रोतों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन हॉटस्पॉट्स की परिभाषा क्या है, ये ज़रूरी क्यों है, इनको पहचानने के क्या पैमाने हैं, दुनिया में और ख़ासकर भारत में ये कहाँ-कहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात, कौन से खतरे इन पर मंडरा रहे हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। इन दस्तावेजों के हिसाब से ये जैव विविधता हॉटस्पॉट असल में हैं क्या? क्या ये मतलब सिर्फ ऐसी जगहें हैं जहां बहुत सारे किस्म के पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं? नहीं, ये उससे थोड़ा ज्यादा है। सिर्फ प्रजातियों की संख्या काफी नहीं है। देखिए, इन लेखों में इनको ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों के तौर पर बताया गया है जहां जैव विविधता तो बहुत ज्यादा है ही, हाँ, पर साथ ही वो मानवीय गतिविधियों की वजह से विनाश के गंभीर खतरे का सामना भी कर रही हैं। ओह, और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्थानिक प्रजातियां, एंडेमिक स्पीशीज जिन्हें कहते हैं। इन हॉटस्पॉट्स में ऐसी प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ उसी खास इलाके में होती हैं। अच्छा तो समृद्धि और खतरा, ये दोनों पहलू मिलकर एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। अच्छा, तो सिर्फ ज्यादा होना काफी नहीं है, अनोखा होना और खतरे में होना भी जरूरी है। ये विचार आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से पता था कि कुछ इलाके इतने खास हैं और संकट में हैं? नहीं, हमेशा से नहीं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि ये हॉटस्पॉट वाली जो सोच है, ये सबसे पहले 1988 में एक ब्रिटिश पर्यावरणविद थे, नॉर्मन मायर्स, उन्होंने पेश की थी। नॉर्मन मायर्स, हाँ, उन्होंने उन इलाकों पर ध्यान खींचा जहां स्थानिक पौधों की भरमार थी और उनके रहने की जगहें, मतलब हैबिटेट्स, तेजी से खत्म हो रही थी। फिर जैसा कि एक स्रोत में जिक्र है, 1989 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जिसे CI कहते हैं, हाँ, सुना है नाम। हाँ, उस संस्था ने मायर्स के इस आइडिया को अपनाया और इसे वैश्विक स्तर पर संरक्षण की रणनीति का आधार बनाया। बाद में 1999 में CI ने और ज्यादा रिसर्च की, दुनिया भर का मूल्यांकन किया और हॉटस्पॉट तय करने के लिए एकदम ठोस मात्रात्मक मापदंड स्थापित किए। इससे इस कॉन्सेप्ट को एक वैज्ञानिक आधार मिला। ये तो दिलचस्प है, कैसे एक आइडिया से ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गया। तो वो ठोस मापदंड क्या है जिनका आपने जिक्र किया? किसी इलाके को, मतलब ऑफिशियली हॉटस्पॉट कहने के लिए किन शर्तों पर खरा उतरना होता है? कुछ नियम तो होंगे ही। हाँ, बिल्कुल। स्रोत दो बहुत सख्त मापदंड बताते हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। दोनों? जी हाँ। पहला है स्थानिकता, यानी एंडेमिज्म। उस इलाके में कम से कम 1500 किस्म के स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए। 1500? हाँ, 1500 स्थानिक पौधे। संवहनी पौधे मतलब वो पौधे जिनमें पानी और पोषक तत्व ले जाने के लिए खास टिश्यू होते हैं, जैसे ज्यादातर पेड़, झाड़ियां, फर्न वगैरह। अच्छा। और ये 1500 प्रजातियां दुनिया के कुल संवहनी पौधों का कम से कम आधा प्रतिशत होनी चाहिए। 0.5%? हाँ, और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ उसी इलाके में मिलनी चाहिए, दुनिया में कहीं और नहीं। अरे वाह, मतलब दुनिया के आधे प्रतिशत पौधे सिर्फ वहीं हो, ये तो सच में बड़ी बात है। और दूसरा मापदंड क्या था? दूसरा मापदंड है खतरे का स्तर, यानी वो इलाका कितना उजड़ चुका है। शर्त यह है कि उस क्षेत्र ने अपनी मूल जो प्राकृतिक वनस्पति थी, उसका कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो। 70%? हाँ, 70%। कहने का मतलब है इंसानी दखलंदाजी, जैसे जंगल काटना, खेती करना, शहर बसाना, इन सब वजहों से उस इलाके की जो असली हरियाली थी, उसका सिर्फ 30% या उससे भी कम बचा हो। 70% विनाश, ये आंकड़ा तो चौंकाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जगह हॉटस्पॉट तब बनती है जब वो पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुकी हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये मापदंडी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें उन जगहों पर फोकस करना है जहां असाधारण बायोडायवर्सिटी है और वो तुरंत खतरे में है। अच्छा, ये एक तरीका है कि हम संरक्षण के जो सीमित साधन है उन्हें सबसे जरूरी जगहों पर लगाएं। तो ये दोनों शर्तें, असाधारण स्थानिकता और गंभीर खतरा, एक साथ पूरी होनी चाहिए। समझ गया। ये मापदंड ये पक्का करते हैं कि ध्यान वहीं जाए जहां जरूरत सबसे ज्यादा है। तो फिर दुनिया में ऐसी कितनी जगहें हैं जो इन दोनों पैमानों पर खरी उतरती हैं, और क्या ये बहुत बड़े इलाके हैं? अभी की जानकारी के हिसाब से, जैसा इन स्रोतों में दिया है, दुनिया भर में कुल 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं।
36। हाँ, 36। और यहाँ एक बहुत ही आप कह सकते हैं आश्चर्यजनक बात सामने आती है। ये सभी 36 हॉटस्पॉट मिलकर पृथ्वी की कुल जमीनी सतह का सिर्फ 2.3%, 2.3% हिस्सा ही घेरते हैं। बस सिर्फ 2.3%। इतने कम हिस्से में। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 2.3%। लेकिन इस छोटे से क्षेत्र में दुनिया के लगभग 50% स्थानिक पौधे, आधे। हाँ आधे, और करीब 43% स्थलीय कशेरू की प्रजातियां यानी स्तनधारी पक्षी, सरीसृप और उभयचर पाई जाती हैं। ये एक अविश्वसनीय कॉन्सेंट्रेशन है। कमाल है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय जंगलों मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में है, हालांकि कुछ समशीतोष्ण यानी टेम्परेट क्षेत्रों में भी हैं। मतलब धरती की लगभग आधी अनोखी प्रजातियां इतने छोटे से हिस्से में सिमटी हुई हैं। ये तो संरक्षण के लिहाज से बहुत ही अहम जानकारी है, पर साथ ही ये भी दिखाता है कि ये इलाके कितने नाजुक होंगे। अब भारत की बात करते हैं। क्या हमारा देश भी इस ग्लोबल हॉटस्पॉट मैप पर है? बिल्कुल है। भारत तो जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है और इस ग्लोबल हॉटस्पॉट नक्शे पर इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इन लेखों के मुताबिक भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित हैं या उनका कुछ हिस्सा भारत में पड़ता है। 4? कौन-कौन से? पहला है हिमालय। इसमें पूरा भारतीय हिमालय क्षेत्र शामिल है और खासकर पूर्वी हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा है पश्चिमी घाट और श्रीलंका। ये पूरा एक रीजन है जिसमें भारत के पश्चिमी तट के साथ वाली पहाड़ियां और श्रीलंका, ये दोनों मिलकर एक हॉटस्पॉट माने जाते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका। हाँ, एक ही हॉटस्पॉट गिना जाता है। तीसरा है इंडो बर्मा। ये एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है जिसका कुछ हिस्सा हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है। इसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी चीन के भी कुछ हिस्से आते हैं। काफी बड़ा है ये तो। हाँ, और चौथा है सुंडालैंड। इस हॉटस्पॉट में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूह हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, फिलीपींस और भारत का जो निकोबार द्वीप समूह है वो इसी का हिस्सा है। निकोबार भी। तो 4 हॉटस्पॉट, ये तो काफी प्रभावशाली है। चलिए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। जैसे हिमालय, स्रोत क्या खास बताते हैं इसके बारे में? लाल पांडा और स्नो लेपर्ड का नाम तो सुना है, पर और क्या अनोखा है? हिमालय, खासकर पूर्वी हिमालय, अपनी जबरदस्त ऊंचाई और जलवायु की विविधता के लिए जाना जाता है। स्रोत बताते हैं कि यहाँ पौधों की स्थानिकता मतलब एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो अलग-अलग ऊंचाई पर बहुत अलग-अलग तरह के इकोसिस्टम मिलते हैं जो कई अनोखे जीवों का घर है। लेकिन हाँ, यहाँ बढ़ता हुआ टूरिज्म और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो हैबिटेट पर दबाव डाल रहा है। सही। और पश्चिमी घाट, मैंने भी पढ़ा है कि ये उभयचरों मतलब एम्फीबियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या स्रोत भी यही कहते हैं? नीलगिरी ताहर और लायन टेल्ड मकाक का भी जिक्र शायद। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। पश्चिमी घाट को उभयचरों की स्थानिकता का एक ग्लोबल सेंटर माना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले कई मेढक और दूसरे उभयचर दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अच्छा। हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि हाँ, कॉफी और चाय के बागानों के विस्तार, माइनिंग और बांधों के बनने से जंगलों का काफी विखंडन हुआ है, मतलब वो टूट गए हैं, जो इन स्थानिक प्रजातियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और नीलगिरी ताहर और शेरपूंछ वाले मकाक जैसे बड़े स्तनधारी भी अपने सिकुड़ते आवाज से जूझ रहे हैं। दुखद है। अब इंडो बर्मा क्षेत्र की बात करें, ये तो बहुत फैला हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में यहाँ की क्या खासियतें या चुनौतियां हैं जिनका जिक्र मिलता है? इंडो बर्मा क्षेत्र अपनी बड़ी नदियों और विविध जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पक्षियों, मीठे पानी की मछलियों और कछुओं की विविधता और स्थानिकता बहुत ज्यादा है। ओके। स्रोत बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें भारत का नॉर्थ ईस्ट भी आता है, अवैध शिकार और वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही झूम खेती और बड़े पैमाने पर जो प्लांटेशन हो रहे हैं जैसे पाम ऑयल के लिए, उनसे भी प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। और आखिर में सुंडालैंड, जिसमें हमारा निकोबार द्वीप समूह आता है। समुद्री और द्वीपीय जैव विविधता की बात हुई थी, यहाँ क्या खास खतरे हैं? सुंडालैंड हॉटस्पॉट अपने आप में अनोखा है क्योंकि ये द्वीपों का समूह है। निकोबार द्वीप समूह में कई ऐसे स्थानिक पौधे और पक्षी प्रजातियां हैं जो आपको मुख्य भूमि पर नहीं मिलेंगी। हाँ, द्वीपों की बात ही अलग होती है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि यहाँ समुद्री जैव विविधता
खासकर कोरल रीफ बहुत समृद्ध है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज से बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जैसे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, पानी एसिडिक हो रहा है और मछली पकड़ने के जो गलत तरीके हैं उनसे भी नुकसान हो रहा है। द्वीपों पर बाहरी प्रजातियों का आना भी एक बढ़ता हुआ खतरा है। तो ये तो साफ है कि हर हॉटस्पॉट की अपनी अनूठी दौलत है और अपनी खास चुनौतियां भी हैं।